सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय वस्तु यानी टॉपिक लेकर आए हैं छंद। छंद आपने सुना होगा, सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात हो या वार्षिक परीक्षा की बात हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर यह टॉपिक है जो बार बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो ही यह समझ में आएगा। तो आपने एकाग्रता से इसको सुनना है और लिख लेना है, ताकि छंद को लिखते समय, याद करते समय किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो। तो शुरू करते हैं। छंद क्या होता है व इसके प्रकार। छंद वह पद्य रचना जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना, यति, गति, क्रम और तुकबंदी के नियमों से निर्मित हो, छंद कहलाती है। देखिए, पद्य रचना होती है यानी काव्य रचना, कविताओं की तरह लिखे जाने वाले जो भाव हैं, वहाँ जब मात्राओं की बात हो या वर्णों की बात हो, जब उनकी गणना की जाती है, उनकी यति गति में सावधानी बरती जाती है, तो वही छंद बन जाती है। ये आप ध्यान देंगे, ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, दूसरी परिभाषा दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, छंद जिस रचना में मात्राओं वर्णों की विशेष व्यवस्था या संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है, उसे छंद कहते हैं। दोनों परिभाषाओं में से आप कोई भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आपको बताते हैं छंद के संघटक, यानी जिनसे छंद जो है निर्मित होता है, जो हमने परिभाषा में जिक्र किया। वर्णों, मात्राओं, गणना, यति, गति, ये क्या होती हैं, आओ जाने। छंद के संघटक तत्व 8 होते हैं। सबसे पहले देखिए आप चरण। चरण क्या होते हैं? प्रत्येक छंद में कुछ पंक्तियों का एक समूह होता है। उस समूह में वर्ण या मात्राएं होती हैं। इन्हीं पंक्तियों को चरण या पाद कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी 4 पंक्तियों का 4 अगर पंक्तियां एक काव्य में, काव्यांश में दी गई हैं, तो वह उसके चरण हो जाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा, वर्ण। ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी ध्वनि जो भाषा की सबसे लघुतम इकाई है, छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, आपने पढ़ा होगा, हमारे वर्ण हैं, वर्णमाला, वही वर्ण यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। छंद शास्त्र में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, यानी छंदों में लघु और गुरु। ये आपने ध्यान रखना है। लघु को हम आई और गुरु को एस से दर्शाते हैं। यानी 1 मात्रा की बात हो तो लघु होगा और 2 मात्राओं की बात हो तो गुरु होगा। ये आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। मात्रा। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। यानी कम समय या ज़्यादा समय जब हम किसी पंक्ति को पढ़ते हैं। लघु वर्णों की मात्रा में 1 और गुरु वर्णों की मात्रा में 2 यानी होती हैं। वर्णों की मात्राएं 2 होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको आई और एस से दर्शाते हैं, जो हमने ऊपर वर्ण की बात की वही। आगे चलते हैं। क्रम। अगला तत्व है क्रम। वर्ण और मात्रा की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। यानी पंक्तियों में क्रमानुसार वर्णों की व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि आप आगे पीछे वर्णों को लिख देंगे और मात्राओं और वर्णों की गलतियाँ, अशुद्धियाँ हो जाएं। तो क्रम आवश्यक है छंद के लिए। आगे है यति। छंदों को पढ़ाते समय बीच बीच में रुकना पड़ता है। याद रखना, ये रुकना ही, ये विराम ही, विराम स्थलों को ही यति कहा जाता है, जहाँ हम रुकते हैं। गति। गति का अर्थ होता लय। यानी पढ़ते समय मात्राओं के लघु और दीर्घ होने के कारण जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है, उसे ही गति या लय कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे।
एक गति एक प्रवाह होता है पंक्तियों में जब पंक्तियाँ पढ़ी जाती हैं तो उनमें एक प्रवाह जो दिया जाता है मात्राओं का, एक स्वर लहरी उत्पन्न होती है, वही लया गति कहलाती है। उसके बाद है तुक या तुकबंदी। छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। जिस छंद में तुक नहीं मिलता उसे अतुकांत, और जिनमें या जिसमें तुक मिलता है उसे तुकांत छंद कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। यानी तुकबंदी जहाँ पे की जाती है, आपने देखा होगा हर पंक्ति में के अंत में और दूसरी पंक्ति के अंत के वर्णों को ज़्यादातर मिलाया जाता है ताकि कविता में एक लय उत्पन्न हो, तुकबंदी हो, लोगों को पसंद आए। जैसे आपने गाने सुने होंगे, गानों में भी अंतिम पंक्तियों में लय होती है, एक जैसा स्वर होता है। और अंतिम है गण। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। याद रखें, छंद में 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। जैसे करत, करत 3 वर्णों का समूह है, क र त। तो इनमें ये जो गण है हमारा, ये छंद में प्रयोग किया जाता है। 3 वर्णों का समूह। इन गणों की संख्या 8 होती है। इनमें सबसे पहले यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, इस प्रकार से क्रमानुसार इनको रखा जाता है। इन गणों के नाम रूप को एक सूत्र के द्वारा याद कर सकते हैं। ये सूत्र आप देख सकते हैं, यमाता राजभान सलगा। यानी प्रत्येक गण में 3 मात्राओं का समूह होगा। जैसे यमाता, य, मा, त, तो यहाँ पर आप 3 वर्णों का समूह देख सकते हैं। ऐसे ही राजभान सलगा, ये एक सूत्र है जो आप लिख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इन गणों के अनुसार मात्राओं का क्रम वर्णिक छंदों में होता है, यानी जहाँ वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में ये जो है बंधन मुक्त होते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब चलते हैं छंद के प्रकार। देखिए, छंद के जो हैं महत्वपूर्ण 3 प्रकार माने जाते हैं। कुछ विद्वान 4 प्रकार भी मानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 3 प्रकार ही इसके जो है मान्य है। सबसे पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद और तीसरा मुक्तक छंद। सबसे पहले चलते हैं मात्रिक छंद। कई बार पूछा जाता है मात्रिक छंद किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे जिन छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, यानी ये मात्राओं पर आधारित होते हैं, उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। जैसे अहीर, तोमर, चौपाई, राधिका, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, वीर या आहला आदि, ये आप लिखेंगे। उसके बाद है वर्णिक छंद। वर्णों की गणना पर आधारित छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। जैसे नाम से ही ज्ञात है, ऊपर हमने पढ़ा मात्रिक मात्राओं की गणना, वर्णिक वर्णों की गणना पर आधारित छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। जैसे स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवर्जा, वज्रा, मालिनी, मंदा क्रांता, सवैया, घ्नाक्षरी और कविता आदि, ऐसे बहुत से वर्णिक छंद हैं। और अंत में मुक्त छंद। जब छंद से मुक्त हो जाती कविता, भक्ति काल तक मुक्त छंद का अस्तित्व नहीं था, आधुनिक काल की यह देन है। इसका श्रेय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जाता है। उनकी कविता जो ही की हेल पर यह काफ़ी प्रसिद्ध रही। मुक्त छंद नियमबद्ध नहीं होते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण छंदों की ओर। आज हम 2 छंदों को पढ़ेंगे, दोहा और चौपाई, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार इनसे प्रश्न आते हैं। सबसे पहला लिखेंगे आप दोहा किसे कहते हैं, दोहा छंद किसे कहते हैं, सौदाहरण वर्णन करें। तो इसकी परिभाषा में आप लिखेंगे यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी आधा सम है और आधा
विषम एक प्रकार से। अर्धसम मात्रिक छंद, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरण में यानी प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा सम चरण यानी द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी 4 चरण होंगे। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर 24 मात्राएं हो जाती हैं। यति चरण के अंत में होती है। विषम चरण के अंत में जगण यहाँ नहीं होता, इस बात का ध्यान रखा जाता है दोहा छंद में। तो देखिए मात्राएं, जैसा कि मैंने बताया, आई और ऐश से एक लघु और दीर्घ मात्रा का ज्ञान किया जाता है। उदाहरण देखिए, करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अब यहाँ पर आप मात्राओं का ज्ञान ले सकते हैं कि पहले और तीसरे, जो पहले और तीसरा चरण है, ये पहला चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा चरण है, ऐसे आप ये चौथा चरण देख सकते हैं। इन चरणों की अगर बात करें, इनमें जो है मात्राएं पहले चरण में और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हमने बताई थी, दोनों में 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं पाई जाती हैं। ये आप नोट कर लें। मात्राओं का ज्ञान आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे करत करत, क लघु वर्ण है यानी एक ही वर्ण है, तो आई इस पर लगाएंगे, तो 3 वर्ण यहाँ पर हैं, तो 3 करत पहले में और दूसरे में, तो 6 वर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। अभ्यास, अभ्यास में अभ 2 वर्ण, या 2 वर्ण और स 1 वर्ण यहाँ पर है, ते 2 वर्ण यहाँ पे, एक मात्रा और एक त। तो कुल मिलाकर यहाँ पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। तो 11 है मात्राओं का जो संगम होगा, दूसरा और चौथा चरण होगा। यही दोहा छंद की पहचान है। दूसरा उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारु गुरु आपने गोविंद दिया बताया। ये आप लिख सकते हैं। दोनों ही दोहा छंद के उदाहरण हैं। दोनों में से जो आपको आसान लगता है वो आप लिख सकते हैं, या दोनों भी आप लिख सकते हैं। अगला चलते हैं, चौपाई छंद किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। यह सम मात्रिक छंद है, यानी इसमें सम मात्राएं आएंगी। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं, प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में जगण व तगण नहीं पाए जाते या नहीं होने चाहिए, ये परिभाषा आप लिखेंगे। अब चलते हैं इसके उदाहरण की ओर। देखिए 16-16 मात्राओं की हमने बात की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये आपने चौपाई हनुमान चालीसा में जरूर पढ़ी होगी, ये आप लिख सकते हैं, आसान है। प्रत्येक चरण में यहाँ 16-16 मात्राएं हैं, चारों चरण में, ये बात आपने ध्यान रखना है। कुल चारों चरण में 64 मात्राओं का संगम होगा, यानी 2 चरण पहला और दूसरा चरण होगा तो 32 मात्राओं का योग होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ तक आप 16 मात्राएं गिन सकते हैं। जैसे जय में 2 मात्राएं, एक जय और य, हनु 2 मात्राएं, मान माँ में 2 और अन 1 मात्रा, ज्ञान में 2 और 1 मात्रा, गुण में 2 मात्राएं, सागर में सा की 2 और ग र की 2 अलग अलग मात्राएं होंगी। तो कुल मिलाकर 16 मात्राएं यहाँ पर 16 होंगी। आगे दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं।
बिनु पग चले सुनो सुने बिनु काना, कर बिनु क्रम करे विधि नाना। ये भी आप लिख सकते हैं। इन दोनों चरणों में भी 16-16 मात्राएं हैं। उदाहरण आप जरूर लिखें और याद रखें। अब चलते हैं कुछ उन प्रश्नों की ओर जो बार बार परीक्षा में लघुत्रात्मक यानी कई बार जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें कैसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इनको देखें। प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? तो उत्तर होगा छंदमाला। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था यति। गणों की संख्या छंद में कितनी होती है? उत्तर लिखेंगे आप 8। या माता राजभान, ये आप याद रख सकते हैं। दोहा और सोष्ठा किस प्रकार के छंद हैं? अर्धसम मात्रिक छंद हैं। दोहा के विपरीत जो छंद होता है सोरठा कहलाता है। यानी दोहा में पहली और तृतीय जो चरण होता है, पहला और तृतीय जो चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 हैं। जबकि सोरठा में उल्टा होता है, पहले और तीसरे चरण में जो है 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला जो छंद है वो कुंडलिया कहलाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ऐसे उदाहरण भी आपसे पूछ सकता है प्रतियोगिता परीक्षाओं की अगर बात करें। बंदौ गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामहोतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। तो ये सोरठा का उदाहरण है। कहते हुए यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो गए पंकज नए। उपरोक्त पंक्ति में जो है छंद पूछा जा सकता है, कौन सा छंद यहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे यहाँ पर जो है गीतिका छंद है। अगला ऐसे ही कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर गावें, नारद से सुख व्यास रटें, पची हारे पहूँ पुनि पार न पावें। मालती छंद का उदाहरण है। ये छंद प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है सोरठा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यानी 16 मात्राएं, जैसा कि आपने पढ़ा। तो इस प्रकार से हम अपने छंदों की तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग छंदों के लिए आप इंटरनेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, इनको लिख लेना है और याद करना है ताकि ये समझ रहें, आपको याद रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।